Welcome to the Tomical Biology Rug Rug में Bio with Rohit Singh. Welcome to the Tomical Biology Rug Rug में Bio. This is me Rohit Singh and today we are going to discuss the cell theory. सेल थ्योरी क्या कहती है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि सेल थ्योरी जो है वो दी गई है मैथिस जेकॉब शेल्डन ने. ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे जिन्होंने 1838 में जो है ये सेल थ्योरी दी. दूसरे जो व्यक्ति थे वो जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे जिनका नाम थियोडोर श्वान था, जिन्होंने 1839 में जो है ये कंसेप्ट्स दिए. 1839 में ये कंसेप्ट्स दिए. अभी इन्होंने क्या कहा, दे बोथ आर एबल टू डिफाइन द सेल एंड देयर फंक्शन, यानी कि ये जो है ये एबल थे सेल को डिफाइन करने में और उसके फंक्शंस को बताने में. ये दोनों सफल रहे और इन्होंने ही ये डेफिनेशन दी थी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम आज जो है बार बार रिपीटिशन में पढ़ते हैं. दिस डेफिनेशन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस सेल थ्योरी एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय शेल्डन एंड श्वान. वन इज जर्मन बोटेनिस्ट एंड अदर इज जर्मन जोलॉजिस्ट. कि सेल जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनमें जो है सेल प्रेजेंट होता है. और ये सेल जो है अकेले भी, यानी कि अकेले रह के भी फंक्शन परफॉर्म करता है. इट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इज आल्सो एंड आल्सो फंक्शंस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ये जो है एक्ट करता है इंडिपेंडेंटली. सेल जो है अकेले ही फंक्शन परफॉर्म करता है और ये जो है बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, अंदरूनी हिस्सा है बॉडी का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल. अब सेल थ्योरी क्या कहती है? शेल्डन और श्वान ने जो है अलग अलग स्टडी की, उन स्टडीज को जो है कंबाइन किया और सेल थ्योरी दी. इस सेल थ्योरी में क्या कहा उन्होंने? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो बेसिक डेफिनेशन है इन्होंने दी. शेल्डन और श्वान ने अलग अलग स्टडीज की. एक ने प्लांट की स्टडी की थी, एक बोटेनिस्ट थे, एक ज़ूलॉजिस्ट थे. उन्होंने जो है अलग अलग स्टडी की और कंबाइंड स्टडी निकाली और जिस स्टडी का नाम उन्होंने सेल थ्योरी दिया, सेल थ्योरी उन्होंने दी. तो उन्होंने ये जो बेसिक डेफिनेशन थी ये उन्होंने दी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जो ये डेफिनेशन जो दी गई है ये सेल थ्योरी से ली गई है ये डेफिनेशन. और क्या कहा कि सेल जो है मास है किसका? प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म का. प्रोटोप्लाज्म से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बिल्कुल एक ही बात है. इन्होंने कहा कि सेल जो है मास है प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें न्यूक्लियस होता है और बॉन्ड होता है वो सेल मेम्ब्रेन से, जिसमें न्यूक्लियस होता है और बॉन्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से. सो डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली बट शो कोऑर्डिनेशन. अब क्या कहते हैं? अब इन्होंने इस थ्योरी में कहा कि डिफरेंट सेल्स जो हैं बॉडी के वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली बट आल्सो शो कोऑर्डिनेशन. यानी कि अलग अलग सेल्स जो हैं बॉडी के वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस को, मगर वो कोऑर्डिनेशन में भी काम करते हैं. दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने दी, इन्होंने कहा कि जो नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल पहले से मौजूद हैं उन्हीं से निकलकर नए सेल बनते हैं. इसको हम ओमिस सेलुला, ई सेलुला के नाम से भी जानते हैं. ओमिस सेलुला, ई सेलुला मीन्स न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. पुराने सेलों से नए सेल्स की उत्पत्ति होती है. The function of an organism as a whole is the result of the activities and interaction of its constituent cell. इन्होंने कहा कि जो फंक्शन है एक ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो काम कर रहा है वो किसका रिजल्ट है? वो रिजल्ट है इन्हीं सेल्स की एक्टिविटीज का, कि सेल किस तरह से अंदर से बिहेव कर रहा है, सेल किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है. उसी तरह से इंसान की बॉडी भी
फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो क्यों जरूरी है हमें सेल थ्योरी को पढ़ना, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्यों हमें सेल थ्योरी पढ़ना जरूरी है? सेल थ्योरी को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी, बेसिक जर्नल कंसेप्ट जो बायोलॉजी का है वो इसके अंदर जो है दिया हुआ है, तभी हमें सेल थ्योरी को पढ़ना अनिवार्य है। सेल थ्योरी तो दे दी गई, अब एतराज क्या है सेल थ्योरी से, क्या आपत्ति है सेल थ्योरी से, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ये जो है प्रूफ नहीं किया गया कि शेल्डन और शिवान ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जो हैं सेलुलर यूनिट्स के बने हुए हैं। शेल्डन वाज रॉन्ग, शेल्डन जो है कहीं जगहों पर रॉन्ग था, जैसे कि उसने कहा कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड ऑड वंस फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हिच इज रेफर्ड टू साइटोप्लाज्म। शेल्डन ने कहा कि जो न्यू सेल्स जो हैं वो बनते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस से बनते हैं, जिसको उसने जो है साइटोब्लास्ट का नाम दिया। परंतु बाद में जो स्टडीज की गई, स्टडीज में उसे गलत पाया गया, और वो स्टडीज किसने की थी? ह्यूगो वॉन मॉल एंड के नैगिली ने जो है फर्दर स्टडी की और उसे गलत साबित किया। कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और इस मैट्रिक्स के बारे में भी कोई भी जो है डिस्कशन हमें सेल थ्योरी में देखने को नहीं मिली। तो ये कुछ आपत्तियां थी सेल थ्योरी के साथ। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सेप्शंस की, कि सेल थ्योरी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, किन किन जगहों पे हम सेल थ्योरी को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस जो मैंने बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, वहां पे हमने ये देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है। ये सभी चीजें जो है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। तो सेल थ्योरी जो है प्रोकैरियोट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। और अगर हम बात करें सिनोटिक फेज की, अगर हम बात करें सिनोटिक हाइफे की, जो कि राइजोपस, फंगस और एल्गे में हमें देखने को मिलता है, तो वो जो सिनोटिक हाइफे है वो मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी जो है सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। प्रोटोजोन्स जो हैं वो सेलुलर नहीं है, जबकि वो ए सेलुलर हैं। तो हमने जब सेल थ्योरी पढ़ी तो हमने वहां पे देखा कि ए सेलुलर नाम का कोई शब्द हमें वहां पे देखने को नहीं मिला, जबकि प्रोटोजोन्स जो हैं वो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल प्रिंसिपल, पहले जो है सेल थ्योरी दी गई, उसके बाद कुछ नई ऑर्गेनलीज को जो है डिस्कवर किया गया। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो है सेल प्रिंसिपल दिया गया, जिसमें कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। और सेल जो है वो कंटेन करता है हेरिडिटी मटेरियल, जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ही रेस्पॉन्सिबल होगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होंगी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है? वो केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है सेल को मेंटेन करने में, उसकी लिविंग को मेंटेन करने में, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो सेल जो है वो बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, ठीक। ईच सेल इज कैपेबल टू मेंटेन इट्स वाइटैलिटी इंडिपेंडेंटली। वाइटैलिटी का मतलब है जीवन शक्ति, यानी कि जो हर एक सेल जो है वो कैपेबल है अपनी जीवन शक्ति को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए अकेले ही। ए सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म यूजुअली कंटेनिंग ए न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल
along with some organelles is bounded by plasma membrane। ये कहता है कि सेल जो है मास है प्रोटोप्लाज्म या हम उसको कह सकते हैं साइटोप्लाज्म का, जिसमें है क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मटेरियल होगा और कुछ सेल ऑर्गेनलीज होंगी, और वो सेल ऑर्गेनलीज, वो न्यूक्लियस, वो सभी जो बाउंड होंगे किससे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है कवर होंगे। ए सेल ऑर्गेनली कैन नॉट सर्वाइव अलोन। जो सेल ऑर्गेनली है वो अकेले जीवित नहीं रह सकती है। सेल फॉर दियर सर्वाइवल मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो अपने सर्वाइवल के लिए, सेल को जीवित रहने के लिए सेल जो है मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। अब होम्योस्टेसिस क्या है, स्टेबल इन्वायरमेंट रखता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए।